Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to start the nervous system. So what are the learning objectives? We are going to enumerate what are the parts of nervous system, different components of nervous tissue. हमने muscular tissue, epithelial tissue, connective tissue ये तीनों चीजें पढ़ ली है. Now we have to understand के what are the components of nervous tissue, the last fourth type of tissue. Then we are going to discuss the different types of nervous system that are formed out of the different combination of these tissues, somatic and autonomic nervous system. That they are also the functional types. We are going to discuss central nervous system, peripheral nervous system, what are their functions, what are their structures. In peripheral nervous system, we are going to discuss spinal nerves, cranial nerves, plexuses, all their effects, and in the end we are going to discuss the reflex arcs and autonomic nervous system. So nervous system का काम क्या है? At periphery we have receptors. For example, यहाँ पर आपको eye नजर आ रही है as a receptor. एक example ये we see something, light आंखों में पड़ती है, ठीक है, रेटिना पर, आंख के पर्दे पर, वहां से जो sensory information है that is sent toward the brain and centers in the spinal cord wherever this information is related or processed. And then if there is an action to be taken, the sensory information is processed and then there is motor output sent towards the effector organ. So this is basically the effect of nervous system. So nervous system का काम क्या है? First of all, इसने collect करना है sensory information को. It identifies the changes occurring inside and outside the body by using sensory receptors. So बहुत सारे sensory receptors हैं, special senses हैं जिसमें eye, ear, nose, skin है और tongue है. इसके अलावा जो जनरल सेंसेशंस हैं, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है ये ब्रेन तक जाती है. वहां पर ब्रेन में ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये प्रोसेस होती है. प्रोसेस होने के बाद डिसीजन लिया जाता है कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट दिस इंफॉर्मेशन. इस इंफॉर्मेशन के बारे में रिएक्शन किस तरह से करना है, और जो रिएक्शन है वो जिन ऑर्गन्स के थ्रू किया जाता है, चाहे वो मसल्स हो, चाहे ग्लैंड्स हो, जो भी हो, सिक्रीशन बढ़ानी है, कम करनी है, या मसल ने कोई मूवमेंट करनी है, दैट वुड बी अ रिस्पॉन्स. सो दीज आर द 3 बेसिक फंक्शंस ऑफ nervous system. Now we are going to study the structural and functional organization of nervous system. Nervous system जो है, it is divided into 2 main parts. Central nervous system. Central nervous system का वो part है कि जहाँ पर main centers हैं, जहाँ तक information आती है और information के बारे में processing होती है और उसके बाद फिर decision making होती है. And this is also the part which is highly protected. ब्रेन जो है वो यहाँ क्रेनियम में, स्कल में पड़ा हुआ है, हाईली प्रोटेक्टेड, और जो स्पाइनल कॉर्ड है दैट इज प्रोटेक्टेड विद इन द वर्टिब्रल कैनाल, वर्टिब्री के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर पड़ा हुआ. ठीक. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज दैट पार्ट व्हिच इज गोइंग टू टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड्स द 2 centers, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुवर्ड्स द बॉडी. यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो सारा सिस्टम है जिसने इंफॉर्मेशन बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जानी है, और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के जो डिसीजंस हैं वो वापस बॉडी की तरफ लेके जाने हैं. सो दीज आर बेसिकली नर्व्स एंड गैंग्लिया, वो जो सारे जो कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए जो चीजें चाहिए, दैट मेक अप द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो वी हैव फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में फिर 2 चीजें आ जाती हैं, सेंसरी पार्ट एंड मोटर पार्ट. सेंसरी पार्ट कौन सा है कि जो रिसेप्टर्स हैं, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वहां से इंफॉर्मेशन जो है वो
स्टिमुलाई जो है वो उसको उनको एक्टिवेट करते हैं, वहां से सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है ना वो सेंसरी नर्व्स के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजी जाती है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन ऑर्गन्स की तरफ, इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ भेजी जाती है, दैट इज कॉल्ड मोटर इंफॉर्मेशन और मोटर आउटपुट। मोटर आउटपुट हैज टू पार्ट्स। एक आउटपुट जो है वो जो स्केलेटल सिस्टम की तरफ भेजी जाती है, यानी हमारे स्केलेटल मसल की तरफ, और जो मूवमेंट करवाई जाती है वो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है। वी नो कि हमने ये मूवमेंट करनी है, वो डिसीजन जो है ना वो ब्रेन को पता है और हम कॉन्शियस लेवल पर वो डिसीजन कर रहे होते हैं। इसीलिए उसको हम कहते हैं सोमैटिक पार्ट ऑफ द मोटर डिवीजन या सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक, ऐसा नर्वस सिस्टम का पार्ट जहाँ जो डिसीजन मेकिंग हो रही है वो हमारे अपने कंट्रोल में है। वी नो द डिसीजंस कि हमने कब कहाँ ये मूवमेंट करनी है, हम सोच के करें। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके बारे में डिसीजंस हो रहे हैं लेकिन कॉन्शियस लेवल पर नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जो डिसीजन करते हैं और इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं विदाउट आवर नॉलेज। सबकॉन्शियस लेवल पे होते हैं ये डिसीजन, लेकिन हमें कॉन्शियस लेवल पर ये नहीं पता होते। दीज आर कॉल्ड ऑटोनॉमिक डिवीजन ऑफ द मोटर सिस्टम। ऑटोनॉमिक डिवीजन में जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, जैसे हार्ट है, हार्ट रेट कब इंक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज हो रहा है, स्मूथ मसल्स की मूवमेंट्स, ग्लैंड की सिक्रेशन बढ़नी कब है, कम कब होनी है, ये सारा कुछ हम सोच के नहीं कर रहे। ठीक है, दिस इज नॉट इन आवर वॉलेंट्री कंट्रोल, ये इनवॉलेंट्री लेवल पे जो मोटर कंट्रोल है ये वो है। ठीक है, सो मोटर जो इफेक्ट्स हैं दैट इज इन टू पार्ट्स। एक skeletal सिस्टम में जो इफेक्ट है वी कॉल दैट सोमैटिक पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम और सोमैटिक कंट्रोल ऑफ द मोटर डिवीजन, एंड जो ऑटोमेटिक या ऑटोनॉमिक लेवल पर हैं जिनको हम कहते हैं ऑटोनॉमिक सिस्टम ऑफ मोटर डिवीजन। सो बेसिकली फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सेंसरी एंड मोटर, और मोटर के फिर हमारे पास कॉन्शियस लेवल पे जो पार्ट है और सबकॉन्शियस लेवल पर पार्ट है, ये सारे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं। नर्वस टिश्यू जो है उसमें फिर जो सेल्स हैं वो न्यूरॉन है, और उसके अलावा जो सपोर्टिव टिश्यू है उनको हम न्यूरोग्लाया कहते हैं। सो न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लाया और उसकी सराउंडिंग में जो ब्लड वेसल्स वगैरह जो उसको टिश्यू को सपोर्ट करने के लिए बनी हुई है, वो दे आर मेकिंग अप नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में ये तीन कंपोनेंट्स हैं, न्यूरॉन्स द मेन सेल्स जिन्होंने बेसिकली इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करना है टुवर्ड्स द नर्वस सिस्टम या टुवर्ड्स द बॉडी। दूसरा कंपोनेंट है न्यूरोग्लाया जो कि इन न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको नरिश करने के लिए, इनको इनकी सराउंडिंग में मौजूद है सारे। ठीक है, उनको हम कहते हैं न्यूरोग्लाया। और इसके अलावा ब्लड वेसल्स वगैरह मौजूद है। आपको पता है नरिशमेंट जो है ना वो ब्लड वेसल्स के बगैर तो होगी नहीं। ना ये जो नर्वस सिस्टम है इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। एक को हम कहते हैं ग्रे मैटर और एक को हम कहते हैं व्हाइट मैटर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से होती है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जहां पर एक्सॉन्स की न्यूरॉन्स की जहां पर सेल बॉडीज जिस पार्ट में पड़ी हुई है, ठीक है, दैट गिव्स अ ग्रेइश अपीयरेंस, तो उसको हम कहते हैं ग्रे मैटर। सो यहाँ पर अगर आप देखें कि इतना पार्ट जहाँ पर न्यूरॉन्स की सिर्फ सेल बॉडीज हैं, सेल बॉडीज के अंदर आपको ये पर्पल न्यूक्लिया नजर आ रहे हैं। ठीक है, प्रोसेसेस आके सिर्फ खत्म हो रही हैं या स्टार्ट हो रही हैं, और ये जो छोटी छोटी प्रोसेसेस हैं इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, वो भी सेल बॉडी की सराउंडिंग में है। ठीक, सो दिस पार्ट जहाँ पर माइलिनेटेड फाइबर्स नहीं है इसलिए उसकी ग्रेइश अपीयरेंस आती है, उसको हम कहते हैं ग्रे मैटर। सो ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज, प्रोसेसेस के जो एंड पार्ट्स होते हैं या स्टार्टिंग पार्ट्स वो होते हैं, जैसे डेंड्राइट से छोटे प्रोसेसेस हैं वो आपको वैसे ही नजर आ रहे हैं, लेकिन एक्सॉन्स की हमें एंडिंग्स नजर आ रही है। देन वी हैव न्यूरोग्लाया, सपोर्टिव टिश्यू जो कि सेल बॉडीज को सपोर्ट कर रहे हैं, और ब्लड वेसल्स। तो ये हो गया ग्रे मैटर। देन वी हैव व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर को व्हाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर माइलिनेशन की वजह से जो व्हाइटिश अपीयरेंस आ जाती है। ठीक है, जो एक्सॉन्स हैं जो सेल बॉडी से जब सेपरेट होते हैं, दे आर टेकिंग इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडीज, तो दे आर माइलिनेटेड बाय डिफरेंट सपोर्टिव सेल्स। ठीक है, और उनकी व्हाइटिश अपीयरेंस आती है, दिस इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। सो व्हाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन, सिर्फ वो प्रोसेसेस व्हिच आर गोइंग अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, उन प्रोसेसेस को सपोर्ट करने वाले न्यूरोग्लाया यानी सपोर्टिव टिश्यूज एंड ब्लड वेसल्स। सो दीज आर द टू पार्ट्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको हमेशा ये अरेंजमेंट नजर आएगी,
चाहे ब्रेन हो चाहे स्पाइनल कॉर्ड हो, आपको ग्रे मैटर नजर आएगा और व्हाइट मैटर नजर आएगा। ग्रे मैटर में सेल बॉडीज होंगी और व्हाइट मैटर में फाइबर्स होंगे, माइलिनेटेड फाइबर्स। ठीक, अच्छा, कुछ थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस आ जाती हैं। कभी कभी जो है वो कुछ न्यूरॉन्स जो है वो पेरिफेरी में पड़े हुए हैं, ठीक है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से जो इन्फॉर्मेशन आती है फिर एक और ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स में आती है, ठीक है, वहां पर जहाँ पर सेल बॉडीज उनकी बाहर पड़ी होती हैं आउट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है, और वहां से फिर इंफॉर्मेशन जो है ना वो आगे जाती है। जैसे अभी हमने स्पाइनल नर्व पहले भी थोड़ी बहुत देखी थी और हम दोबारा स्पाइनल नर्व की फॉर्मेशन जब देखेंगे तो बस अभी फिलहाल ये डेफिनेशन अंडरस्टैंड करना जरूरी है। एक्सेप्शंस जो है व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर की डेफिनेशन के अलावा, कि अगर ग्रे मैटर के अलावा देयर इज अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो उसको हम कहते हैं गैंग्लिया, गैंग्लियन सिंगुलर। ठीक, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड द नर्वस सिस्टम, यानी ना ब्रेन में है ना स्पाइनल कॉर्ड में है, बॉडी में है, पेरिफेरी में अगर कलेक्शन है सेल बॉडीज की तो उसको हम कहेंगे गैंग्लियन। अगर ग्रे मैटर की बजाय कुछ न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज दे आर प्रेजेंट विद इन द व्हाइट मैटर, ठीक है, वो वहां से सेपरेट हो गए हैं ग्रे मैटर से और व्हाइट मैटर में आके कहीं जो है ना वो कलेक्शंस जो है ना वो एम्बेड हो गई हैं, तो उनको हम कहते हैं न्यूक्लियस, राइट। So these two, ग्रे मैटर के अलावा, ग्रे मैटर इज अ बिग कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, उसके अलावा अगर सेल बॉडीज की कोई कलेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर पड़ी हुई है बॉडी के अंदर तो उसको हम गैंग्लियन कह देंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्रे मैटर के अलावा अगर व्हाइट मैटर के अंदर जो है ना सेल बॉडीज की छोटी सी कलेक्शन पड़ी हुई है उसको हम न्यूक्लियस कहेंगे। ठीक, नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाइट मैटर, एक होता है व्हाइट मैटर, ठीक है, इसके अलावा a group of nerve fibers या axons outside the central nervous system is called a nerve। व्हाइट मैटर के अंदर जो फाइबर्स पड़े हुए हैं तो उनको तो हमने कलेक्टिवली व्हाइट मैटर कह दिया, वो स्टार्टिंग पार्ट होता है। उसके बाद जब फाइबर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं तो उनको हम कहते हैं नर्व्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही अगर एक पार्ट जो है जैसे स्पाइनल कॉर्ड का और एक ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, उनके अपने अपने व्हाइट मैटर की कलेक्शन है, लेकिन उन दोनों पार्ट्स को अगर कुछ एक्सॉन्स आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो दैट पार्ट ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड अ ट्रैक्ट। उसको हम क्या कहेंगे, अ ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स और एक्सॉन्स within the central nervous system या connecting two different parts of central nervous system। हर पार्ट का अपना अपना ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होता है, ठीक है, लेकिन टू डिफरेंट पार्ट्स को आपस में जो फाइबर्स कनेक्ट कर रहे होंगे उनको हम कह देते हैं अ ट्रैक, राइट। So these are the definition. In दोनों definitions को other than gray matter we have to memorize, and then in दोनों definition को we have to understand and memorize। other than white matter एक nerve होता है और एक tract होता है, right। So what are the different cells of nervous tissue? तो अभी हमने किया था कि न्यूरॉन्स है और उसके अलावा हमारे सपोर्टिव सेल्स हैं जिनको हम न्यूरोग्लाया कहते हैं। ठीक, न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स आर द बेसिक सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू। ये वो सेल्स हैं जिन्होंने रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेनी है और उसके बाद फिर उस इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करना है टुवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है उसको कंडक्ट करना है टुवर्ड्स द इफेक्टर्स। सो बेसिकली न्यूरॉन्स आर दो स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनमें ये प्रॉपर्टीज होना जरूरी है। फर्स्ट दे हैव टू बी एक्साइटेबल कि अगर कोई स्टिमुलस आए तो ये न्यूरॉन्स जो है इनकी सेल मेम्ब्रेन में चेंजेस आना शुरू हो जाए और ये एक्साइटेबल हो। ठीक, अगर तो स्टिमुलस आए और इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी तो फिर वो चेंजेस कंडक्ट कैसे होंगी? दूसरी चीज कंडक्ट करने की है, उसको एज अ नर्व इम्पल्स कंडक्ट करना भी इसकी प्रॉपर्टी में शामिल है। सो न्यूरॉन्स उन सेल्स को कहते हैं विच आर एक्साइटेबल एंड देन when they are excited their cell membrane has changes। वो जो changes हैं और जो excitability है वो आगे conduct होती है as nerve impulse। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं न्यूरॉन्स के। न्यूरॉन्स जो है वो साइज, शेप, ये सारी चीजें बहुत डिफरेंट होती हैं। एक पार्ट होता है सेल बॉडी, ठीक है, जिसमें प्रोटोप्लाज्म भी है और साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है और कुछ ऑर्गेनेल्स हैं। इसके अलावा इसकी जो प्रोसेसेस हैं उनको हम न्यूरॉइड्स कहते हैं। वी ऑलरेडी नो के न्यूरॉइड्स जो हैं वो दे आर ऑफ टू टाइप्स, वन दोज
who are conducting impulse towards the cell body, उनको हम dendrite कहते हैं, और those who are conducting impulse away from the cell body, they are called axons. So you can see here, this is the cell body of a neuron, a typical multipolar neuron. न्यूक्लियस और आपको साइटोप्लाज्म का पार्ट नजर आ रहा है. These are the small processes. ये वो processes हैं which are going to conduct information from periphery towards the cell body. तो न्यूरॉन की सेल बॉडी की तरफ जो इंफॉर्मेशन कंडक्ट करती हैं उनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं. ठीक है. So they are responsible for receiving messages from other cells. Axons, ये जो एक टिपिकली एक बड़ी जो ब्रांच निकलती है सेल बॉडी से वही एक्सॉन होती है, लेकिन कभी कभार स्मॉल साइज के भी हो सकते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सॉन. सो ठीक. सो वन लार्ज टर्मिनल ब्रांच जो एक निकलती है सेल बॉडी से, विच इज यूजुअली लॉन्गर देन द डेंड्राइट्स. डेंड्राइट से ज्यादा लंबी होती है और एट अ डिस्टेंस उसकी कवरिंग भी हो जाती है, माइलिनेशन भी हो जाती है, उसको हम एक्सॉन कहते हैं. इट पासेस मैसेजेस फ्रॉम अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द अदर न्यूरॉन्स और अदर इफेक्टर ऑर्गन्स जैसे मसल्स और ग्लैंड्स. ठीक. सो नर्व इम्पल्स की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली हम डिफाइन करते हैं कि जो न्यूराइट्स हैं उनकी दो टाइप्स हैं, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स. एक्सॉन जो है ना, जब एंड पे आता है तो इट डिवाइड्स इनटू दीज टर्मिनल ब्रांचेस, और टर्मिनल ब्रांचेस जो है ना वो फिर आगे जाके जो जो इफेक्टर ऑर्गन्स हैं या अगले न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट करना है उनके साथ साइनेप्स करते हैं. ठीक. And what is nerve impulse? Electrical signal traveling down the cell membrane, down the axon. यहाँ पर आपको ये इसमें एरो से दिखाया हुआ है, लेकिन ये जो चेंजेस हैं ये सेल मेम्ब्रेन पे आ रही होती हैं. ठीक है. चैनल्स की ओपनिंग की वजह से. राइट. What is myelin sheath? It is going to cover the axons of some neurons and help speed the nerve impulse. Nerve impulse को कैसे speed up करती है वो हमने पहले भी FSC में भी शायद पढ़ा हुआ है कि saltatory कंडक्शन होती हैं. अभी हम फिजियोलॉजी वाले लेक्चर्स में जो है ना वो आप देखेंगे कि किस तरह से नर्व इम्पल्स डायरेक्टली इस तरह से कंटिन्यूटी में जाने की बजाय यहाँ से सॉल्टेटरी कंडक्शन के थ्रू जंप्स लगाती हुई जो है ना वो पास होती है. ठीक है. तो जब ये जंप्स लगाती है तो नर्व इम्पल्स जो है वो स्पीड अप हो जाती है. ठीक. और ये जो माइलिन शीथ है ये न्यूट्रल इंसुलेटेड लेयर्स है. ठीक है. इनके थ्रू जो है ना वो लीक नहीं हो सकती इम्पल्स या करंट. ऑलराइट जी. सो हमने कर लिया कि न्यूराइट्स ऑफ टू टाइप्स. ठीक है. न्यूरॉन हैज मेनी डेंड्राइट्स. ये भी हमने देख लिया कि जो शॉर्ट वाले थे थ्रेड लाइक एक्सटेंशन थी वो डेंड्राइट्स थी. एक्सॉन वाज अ लॉन्ग सेल प्रोसेस, और एक्सॉन जो है ना उसमें हमने माइलिनेशन भी देखी. ठीक है. एक्सॉन्स का एंड पे हमने देखा कि उसकी ब्रांचेस भी हो जाती हैं, कोलैटरल ब्रांचेस भी होती हैं. कोलैटरल ब्रांचेस कौन सी होती हैं कि जो साइड पे जो न्यूरॉन्स पड़े होते हैं उनके साथ कनेक्ट होंगी, और टर्मिनल ब्रांचेस कौन सी होती हैं जो फाइनली जाके किसी फैक्टर ऑर्गन पे जो है वो एंड करेंगी, और उनको हम टीलोडेंड्रिया भी कहते हैं. ठीक है. तो ये सिनैप्स बनानी है जाके इन्होंने, और इम्पल्स को अपनी डेस्टिनी तक पहुंचानी है. ठीक. अभी हमने देखा भी था कि ये जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं ये किस तरह से जो है ना वो इस तरह से एंड पे डायलेटेड जो नर्व एंडिंग्स हैं उन पे खत्म होती है. और अगर मैं ये डायग्राम दिखाऊं, सो यू कैन सी हियर कि जो प्रीवियसली जो एक्सॉन्स हैं, मतलब जिन न्यूरॉन्स जो साइड पे पड़े हुए हैं उनके जो एक्सॉन्स हैं उनकी कुछ ब्रांचेस यहाँ पर आकर ये देखें ये एक सिनैप्स बन रही है. तो ये एक्सॉन की ये जो टर्मिनल पार्ट है उनका ये जो डायलेटेड बल्ब की तरह का जो पोर्शन होता है ये अगले न्यूरॉन की प्रोसेस के साथ कनेक्ट होता है, जैसे इस न्यूरॉन की डेंड्रॉइड के साथ ये कनेक्ट हुआ हुआ. ठीक. सो ये जो टीलोडेंड्रिया हैं, these are the terminal branches of axons and they may show distal swellings जिनको हम एंड बल्ब्स कहते हैं. ठीक है. और एंड बल्ब्स क्या करते हैं, एंड बल्ब्स आगे जाके किसी न्यूरॉन के साथ या किसी मसल सेल के साथ या ग्लैंड सेल के साथ जो है ना वो कनेक्ट हो जाते हैं. इस कनेक्शन को हम कहते हैं सिनैप्स. ठीक है ना. एन एक्सॉन कैन बी कवर्ड बाय लैमिनेटेड लेयर वाइज जो लिपिड लेयर लगती है. स्पेसिफिक सेल्स हैं जो ये लिपिड लेयर जो है ना वो एक्सॉन्स के ऊपर सिक्रीट करते हैं या लेयर वाइज अरेंज करते हैं. और ये जो लिपिड लेयर है ये माइलिन शीट है. क्योंकि ये लिपिड लेयर है तो इस ये इंसुलेशन वाला मटेरियल होता है. जैसे हम तारों के ऊपर अगर वो टेप लगा दें इंसुलेशन वाली
तो फिर इलेक्ट्रिसिटी लीक नहीं होती, इंसुलेशन मटेरियल अगर हम लगाते हैं तो उसी तरह से जो है वो ये माइलिन शीट जो है वो भी इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पर काम करती है। और इन माइलिन शीट्स के दरमियान में जो गैप्स होते हैं जिनको हम नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं, ये गैप्स है, ठीक है। दिस इज अ नोड ऑफ रेनवियर, दिस इज अ नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। तो ये जो गैप्स हैं इनके थ्रू नर्व इम्पल्स निकलकर इस तरह से सॉल्टेटरी कंडक्शन वाली जंप्स करती है। Right. Then we have supporting cells. Supporting cells, there are two types of supporting cells. एक जो न्यूरॉन्स के साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में शामिल होते हैं, ठीक है, और एक वो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं। सो supporting cells which are present in the peripheral nervous system, और वो basically peripheral nervous system में हमने पढ़ा था कि सिर्फ ज्यादातर processes होती हैं और कुछ सेल बॉडीज होती हैं जिन्हें हम गैंग्लिया कहते हैं, ठीक है। तो इनको जो सपोर्ट कर रहे हैं सेल्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स। जहां पर सेल बॉडीज की कलेक्शन पड़ी हुई है जिन्हें हम गैंग्लिया कहते हैं, वहां पर जो सपोर्टिव सेल्स हैं उनको हम सैटेलाइट सेल्स कहते हैं और कैप्सुलर ग्लायोसाइट्स कहते हैं। दे आर एसोसिएटेड विद द गैंग्लियन। गैंग्लियन के अंदर सेल बॉडीज पड़ी होती हैं और उनको सराउंड करते हैं ये सैटेलाइट सेल्स, दीज आर सपोर्टिव सेल्स, ठीक। और फिर जो पेरिफेरल नर्व्स हैं, यानी जो एक्सॉन्स या प्रोसेसेस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पड़े हुए हैं, उनके ऊपर जो माइलिनेशन करने वाला काम है और जो उनकी सपोर्ट करने वाला काम है वो शॉन सेल्स करते हैं, ठीक है। सो Schwann cells are going to make a myelin sheet around the प्रोसेस। और श्वान सेल की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो एक श्वान सेल जो है ना वो एक वक्त में एक्सॉन के सिर्फ एक पार्ट के इर्द गिर्द जो है ना वो माइलिन शीट बनाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर डिफरेंट पार्ट्स पे जो माइलिन शीट्स हैं उनके दरमियान में वो गैप्स होते हैं जो अभी हमने नोड्स ऑफ रेनवियर किए हैं, ठीक है। तो जो एक एक सेगमेंट था वो एक एक श्वान सेल ने एक एक सेगमेंट बनाया होता है, राइट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देयर आर these supportive cells जिनको हम न्यूरोग्लिया ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। देयर आर 4 टाइप्स: एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया एंड एपेंडाइमा। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत सारी और चीजें भी हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रोसेसेस हैं और सेल बॉडीज की जो कलेक्शन जो गैंग्लिया वो है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और बहुत सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से जो माइलिनेशन वाला काम है, जो व्हाइट मैटर जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पड़ा, उसमें जो माइलिनेशन हो रही है वो तो ओलिगोडेंड्रोसाइट का काम है, ठीक है। इसके अलावा और जो काम हो रहे हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बाकी सपोर्टिव सेल्स कर रहे हैं। तो वन बाय वन मैं इनकी डिटेल्स जो है ना वो आपके साथ फिर डिस्कस करूंगी। So you can see here, this is a cell body of a neuron, and here you can see the axon or the process. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो एक्सॉन्स हैं वो आप ये देखें कि ये आपको एक सेल बॉडी नजर आ रही है एक सेल की, विच इज कॉल्ड ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ये जो सेल है जो माइलिनेशन करता है एक्सॉन्स की, इसमें और श्वान सेल में क्या फर्क है कि ओलिगोडेंड्रोसाइट एक टाइम में मल्टीपल जो सेगमेंट्स हैं उनको माइलिनेट करे। ये देखिए, इससे ये एक सेगमेंट भी बन रहा है, ये एक सेगमेंट भी बन रहा है, ये वाला सेगमेंट भी बन रहा है। सो वन ओलिगोडेंड्रोसाइट कैन myelinate more than up to 50 segments of axons, ठीक। लेकिन one Schwann cell can only myelinate one segment of a peripheral nerve, ठीक। so ये difference आ जाता है। now you can see other supportive cells. Here you can see another cell which is called astrocyte. astrocyte अगर आप गौर से देखें तो astrocyte एक तरफ जो है वो blood vessels के ये दूसरे processes हैं और एक तरफ जो है ना वो सेल बॉडीज और डेंड्राइट्स के साथ इसकी एसोसिएशन हुई हुई है। सो ये वो सेल्स भी हो सकते हैं कि जो कैपिलरीज से और ब्लड वेसल से न्यूट्रिशंस की जो ट्रांसपोर्ट है उसको इजी बना दें, ठीक है। ये वो सेल भी हो सकते हैं कि जो कैपिलरी और एक्सॉन के अंदर जो न्यूट्रिशन की और जो सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट हो रही है उसको कंट्रोल भी करें, उसको चेक भी करें कि कोई ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है वो तो क्रॉस नहीं कर रहे, ठीक। सो दीज आर एस्ट्रोसाइट्स। इसके अलावा
ब्रेन के अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटीज होती हैं, ठीक है, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। ब्रेन की सराउंडिंग में भी फ्लूइड होता है और उसके सेंटर में भी कैविटीज होती हैं जिनके अंदर फ्लूइड होता है, ठीक है, ताकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों की प्रोटेक्शन हो जाए। ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटीज है वहां पर जो स्पेशल किस्म के सेल्स पड़े होते हैं, सपोर्टिव सेल्स, उनको हम कहते हैं एपेंडाइमल सेल्स, ठीक। और इसके अलावा छोटे छोटे सेल्स जैसे मैक्रोफेजेस होते थे पेरिफेरल टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू में, नर्वस सिस्टम के जो मैक्रोफेजेस हैं जो कि बेसिकली नर्वस सिस्टम के अंदर अगर फॉरेन बॉडी या बैक्टीरिया या कोई इन्वेजन हो जाती है तो उनको जो इंगल्फ करने वाला काम करते हैं वो माइक्रोग्लायल सेल्स हैं। वैसे भी सपोर्ट करते हैं, न्यूट्रिशनली भी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो है ना वो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो इन्वेजन है या डेड सेल्स हैं उनको फेगोसाइटोसिस करते हैं और रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये मैक्रोफेजेस वाला काम आ जाता है। सो वी डन एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। जिस तरह सैटेलाइट सेल्स होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के गैंग्लिया में, ठीक है, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेल बॉडीज हैं दे आर सपोर्टेड बाय एस्ट्रोसाइट्स, ठीक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो माइलिनेशन है और इंसुलेशन वाला काम है वो श्वान सेल्स कर रहे हैं, लेकिन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां पर ओलिगोडेंड्रोसाइट कर रहे हैं। मैंने पहले भी बता दिया था श्वान सेल जो है ना वो ज्यादा तादाद में चाहिए क्योंकि वो छोटे छोटे पोर्शंस को करते हैं, और एक ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है ना वो मल्टीपल पोर्शन को करता है। पेरिफेरल नर्व वैसे भी बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाती है उनकी ब्रांचेस, ठीक है, तो उन्होंने ट्रैवल बहुत ज्यादा करना है एक रीजन से दूसरे रीजन में, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में व्हाइट मैटर जो है ना वो कलेक्टिवली पड़ा हुआ है, तो एक ही ओलिगोडेंड्रोसाइट मल्टीपल पोर्शंस को जो है ना वो कर सकते हैं। माइक्रोग्लिया मैंने बता दिया था कि जिस तरह माइक्रोफेजेस होते हैं इम्यूनिटी को हमारे जो है वो कंट्रोल करते हैं, और उसके अलावा डेड सेल्स और डेब्रिस वगैरह जो है ना उसकी फेगोसाइटोसिस करते हैं। और इपेंडाइमल सेल्स जो है ना वो कैविटीज को लाइन करते हैं एंड दे आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि ब्रेन के सेंट्रल कैविटीज में और उसकी सराउंडिंग में जो एक फ्लूइड पड़ा हुआ है और जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको बाउंसिंग इफेक्ट दे रहा है, कुशन लाइक इफेक्ट दे रहा है वो, राइट। सो थोड़ी सी डिटेल, एस्ट्रोसाइट्स ये हमारे पास जो है ना ये नजर आ रहे हैं एस्ट्रोसाइट्स, दीज आर स्टार शेप सेल्स बेसिकली, ठीक है, दे आर कनेक्टेड टू कैपिलरीज, न्यूरॉन्स, सेल बॉडीज एंड देयर प्रोसेसेस, ठीक है। ये आप उनको देख लेंगे, आपके ये जो एस्ट्रोसाइट्स हैं इनके आपको फूड प्रोसेसेस जो है ना वो कैपिलरीज के ऊपर भी लेयर बनाई हुई है उन्होंने, और न्यूरॉन्स के जो है ना प्रोसेसेस के साथ और सेल बॉडीज के साथ भी एसोसिएटेड है। नाउ देयर आर टू टाइप्स, एक जो है वो सिंपल सपोर्ट करते हैं और दूसरे वो हैं जो ये कैपिलरीज के ऊपर जो लेयर बनाई हुई है इन्होंने। अब कैपिलरीज से जो भी चीज डिफ्यूजन के थ्रू या फिल्ट्रेशन के थ्रू बाहर आनी है और न्यूरॉन्स तक पहुंचनी है वो इन फूड प्रोसेसेस को भी क्रॉस करनी चाहिए। सो जो चीजें इन फूड प्रोसेसेस को क्रॉस नहीं कर सकती कैपिलरी की वॉल और फूड प्रोसेसेस को, वो ब्रेन में एंटर नहीं होगी, ठीक है। और जो चीजें इनको क्रॉस कर सकते हैं यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो इन मेम्ब्रेन्स को इजीली क्रॉस कर जाते हैं, तो वो एक्सचेंज हो जाते हैं इनके दरमियान में, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जैसे ग्लूकोज वगैरह, अमाइनो एसिड, ये भी क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल्स, ड्रग्स जो होती हैं, मेडिसिन जो होती हैं, जो ब्लड में होती हैं, केमिकल दूसरे होते हैं, ठीक है, वो क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये जो एस्ट्रोसाइट्स हैं दे आर मेकिंग ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड और ब्रेन के दरमियान में एक बैरियर बना रहे हैं और सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी है, कंट्रोल कर रहे हैं कि कौन से केमिकल्स या कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो ब्लड से ब्रेन में एंटर होंगे, ठीक। देन वी हैव माइक्रोग्लाया और इपेंडाइमा। माइक्रोग्लाया का मैंने बता दिया था, ये देखें जी स्पाइडर लाइक सेल्स होते हैं, यहाँ पर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज के दरमियान में आपको नजर आ रहे हैं, और जहां पर भी डेड पार्ट होगा न्यूरॉन्स का या फिर डेड सेल्स होंगे उनको रिमूव करने का फेगोसाइटोसिस करके उनको इनगल्फ करके डाइजेस्ट करने का काम कर रहा हूँ माइक्रोग्लाया का, ये स्मॉल सपोर्टिव सेल्स है, ठीक। और फिर फ्लूइड वाली कैविटीज को जो लाइन कर रहे हैं वो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, ठीक है, ये प्रोड्यूस भी करते हैं और इनके ऊपर सीलिया भी होते हैं जो कि उस फ्लूइड की मूवमेंट भी करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ना उसकी सर्कुलेशन में और जो है वो एपेंडाइमल सेल्स की बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है। आगे हम देखेंगे कि वो फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ कहाँ है और वो किस तरह से सर्कुलेट कर रहा है। And then oligodendrocyte में हमने कहा था कि produce myelin sheath around the nerve fibers in the central nervous system, और एक सेल जो है वो मल्टीपल नर्व फाइबर्स जो है ना उनको माइलिनेट कर सकता है।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सपोर्टिव सेल्स जो है ना वो सैटेलाइट सेल्स हैं जो कि न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज के इर्द गिर्द मौजूद है, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये देखेंगे ये सेल बॉडी है और सेल बॉडी इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय दिस लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। और फिर उसी तरह से ब्लड और इसके दरमियान में और जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उनके दरमियान में ये एक प्रोटेक्शन वाली एक लेयर बन जाती है सेल बॉडी के इर्द गिर्द, ठीक। और अगर फाइबर के इर्द गिर्द देखें तो ये सेगमेंट्स में ये जो आपको ब्लू सेगमेंट्स में नजर आ रही है माइलिन शीथ, दिस इज अ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय श्वान सेल्स। तो ये दो सेल्स हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सपोर्टिव सेल्स हैं, और वो 4 सेल्स थे, 4 सेल्स थे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सपोर्टिव सेल्स थे। आपसे वो क्वेश्चन में भी आ सकता है कि इन्यूमरेट या नेम द सपोर्टिव सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उनके फंक्शन बता दें, या सपोर्टिव सेल्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और उनके फंक्शन बता दें, ठीक। So we are done with this. Now very important question. मेरा ख्याल है कि इस पे ही हम जो है ना ऑलमोस्ट हाफ लेक्चर हो जाएगा। What is the classification of neurons? न्यूरॉन्स जो हैं उसकी हम क्लासिफिकेशन दो तरह से करते हैं। One is functional classification and the second one is structural classification. फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या है कि न्यूरॉन का फंक्शन किस तरह का है, इज इट अ सेंसरी न्यूरॉन, इज इट अ मोटर न्यूरॉन, और इज इट अ न्यूरॉन व्हिच इज कनेक्टिंग अ सेंसरी न्यूरॉन टू अ मोटर न्यूरॉन, ठीक। सो एफरेंट न्यूरॉन्स जो होते हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं व्हिच आर टेकिंग कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इनको हम कहते हैं एफरेंट न्यूरॉन्स या सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक। दूसरे होते हैं इफरेंट न्यूरॉन्स। इफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं या इफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं कि जिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन है वो नर्व इंपल्स जो है वो कंडक्ट हो रही है, they are conducting information from central nervous system to the effector organs or to periphery, ठीक है। वो skeletal muscle भी हो सकते हैं, glands की secretion में भी changes आ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, smooth muscles भी हो सकते हैं। कभी कभार ये दो देयर कैन बी डायरेक्ट कनेक्शन कि ये दोनों डायरेक्टली भी कनेक्टेड हो, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कभी कभार दे आर कनेक्टेड बाय अनदर न्यूरॉन जिसको हम इंटर न्यूरॉन कहते हैं या एसोसिएशन न्यूरॉन कहते हैं। इंटर न्यूरॉन का काम है सेंसरी की जो इंफॉर्मेशन है उसको मोटर के साथ कनेक्ट करना, तो वो उसने सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है ना वो प्रॉपरली अपने जो रिक्वायर्ड मोटर न्यूरॉन्स हैं उन तक